वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शोबा सेहत के लिए अहम इक़दाम। मुल्क भर में CPR तरबियत के इनेकाद का फैसला। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी को इक़दामात की हिदायत। CPR दिल और फेफड़ों को दोबारा फ़ाल करने के लिए की जाने वाली कोशिश होती है। तरबियत हंगामी हालात में जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। सलमान सूफी। अवाम इमरान खान का झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। साजिश बयानिया दफ्न होने के बाद इमरान खान अपनी दी हुई महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। अवाम मुल्क की मफाद को चंद हीरो के एवज बेचने की कॉल पर क्यों निकले? हुकूमत मुल्क की माशी सम दुरुस्त कर रही है। किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंग से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में इजलास। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजव्विज़ा प्रोग्राम का जायजा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन की चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की चोलिस्तान में शेड्स में एयर कूलर लगाने और नहर से चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के ऑप्शन पर गौर करने की हिदायत। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम रोकने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर। जराइम की रोकथाम के लिए माशरे को भी किरदार अदा करना होगा। कानून में तरामीम करके ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। कोशिश है 2 हफ्तों में ऐसा निज़ाम बन जाए कि इन वाक़यात में कमी लाई जा सके। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सूबाई वज़रा मलिक अहमद खान और अताउल्ला तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि इस 4 सालों में पाकिस्तान में सब कुछ हुआ और पाकिस्तान की मईशत तबाही की आखिरी किनारे पर खड़ी हो गई। और यही वजह है कि आप लोग किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। महंगाई जो आई है, मेहमान का देखो तूफान आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जहां तक हज पहुंचाया था, और जब मैं वजीर बन गया मेरे हाथों में उन्होंने जो फॉर्मेट दिया उसमें लिखा था कि हज 9,49,000 पे पहुंच चुका है। और उसके बाद पता चला कि 9,50,000 भी नहीं, 9,49,000 भी नहीं बल्कि 10 लाख से भी अबव है, क्योंकि सऊदी खराजात में बहुत इजाफा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें महंगे होते हैं, लेकिन आप इस मौलवी साहब के 1 महीने की मेहनत की बरकत से आपने देख लिया कि वो हज को हमने 6.5 लाख पर लाया। तमाम चीजें आगे की तरफ जाते, ये पीछे की तरफ चला गया। ये रिवर्स गियर किसने उसको लगाया? ये एक मदरसे के मौलवी ने उनको लगाया। और उसका बुनियादी वजह क्या है? साफ बात यह है कि दरमियान में से हमने दलालों को निकाल लिया। और हमने वहां जाकर, मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं, अपने DG साहब, डायरेक्टर साहबान जो हमारे साथ मेहनत की, और हमने मक्का मुकर्रमा में वो बिल्डिंग्स जो आज से 5-6 साल 3,500 रियाल पर हेड लेते थे, हमने उसको 2100 रियाल पर लिया है। कितना बड़ा कमाई की हवाले से। मदीना मुनव्वरा में मरकजिया के वो बिल्डिंग जो 5 स्टार होटलों पर मुश्तमिल है, जो इससे पहले वीआईपीज लोग वहां ठहर सकते थे। इस साल मैंने पाकिस्तान के इन आम लोगों को जो हज में गए हैं उनको मैंने ठहरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 1100 रियाल पर इससे पहले हज में जो लोग गए थे मदीना मुनव्वरा में, इससे दूर जो 1100 रियाल पर हेड लेते थे, इस साल 720 रियाल पर हमने वो ले ली। हमने ये कमी किस तरह लाया? ये बहुत मानाखेज बातें हैं। और हमने यहां तक कि वहां ट्रांसपोर्ट कि वहां भी इसी तरह ये जो पेट्रोल और इसकी नरखों में वहां भी बहुत बढ़ोतरी आई है। एक वक्त वो था कि 1 लीटर पेट्रोल वहां 2-3 रुपए पाकिस्तानियों पर मिलती थी। आज सऊदी में भी 123 रुपए 1 लीटर मिलता है। लेकिन इसके होते हुए हमने वहां ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी पर हेड बहुत कमी लाई, और इसके नतीजे में हज 10 लाख से 6.5 लाख पे आ गया। तो सब कुछ चीजें महंगे हुई हैं, लेकिन हमारी मेहनत से। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिस वक्त से मैं वजीर बना हूं, मौलाना फजल रहमान ने मुझे
हुक्म कर दिया कि आपने हर सूरत में हज को सस्ता बनाना है, मेहनत करो, हिम्मत करो और काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मौलाना साहब के हुक्म को अपने लिए, जो कि चूंकि हज एक आशिकाना इबादत है, अल्लाह और रसूल के साथ इश्क की हद तक जो बंदा आगे बढ़ता है तो फिर जान माल लगाकर वहां रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिरी देता है और दरबार इलाही में हाजिरी देता है। तो हमने बतौर इबादत इसी चीज को बतौर चैलेंज कबूल कर दिया। तो वहां नरखों में कमी लाई और यहाँ मैं वजारत खजाना को इस पर मजबूर कर दिया, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसी कमेटी तमाम मैं खुद जाकर एक एक वो मिन्नत जारी भी की इस हवाले से, और कभी वहां मैं इस तरह करता, कभी रोब डालता था और कभी मेहनत करता था अपने हाजियों के लिए, अपने औशाके रहमान के लिए, औशाके रसूलुल्लाह के लिए। और फिर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और पूरी कैबिनेट ने पाकिस्तान की तारीख में, कि पाकिस्तान इसके होते हुए कि क्राइसिस का शिकार है और 4 साल इंतहाई परेशानियों के दरमियान गुजर कर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच चुका है, इसके होते हुए पाकिस्तान में हमने हाजी को वो सब्सिडी हासिल की, वो रियायत हासिल की कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मिनिस्टर ने हासिल नहीं किया था। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि सऊदीया में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ, तो वहाँ चोर चोर के नारे लगे थे, उस बात की ये गैर मुतल्लिका आज के एक सेकंड सर नहीं चलो बात नहीं, मैं सियासी बंदा हूँ, खैर आप लोगों ने उसकी एक इंक्वायरी आपका डिपार्टमेंट कर रहा था मजहबी उमूर, उसका क्या बना? देखो मजहबी उमूर ने इस हवाले से हमारे नॉलेज में तो ये बात नहीं है कि हम कर रहे थे, न हमने किया है, सऊदी हुकूमत खुद जो है वो कर रही है इस हवाले से, और ये इंक्वायरी हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए वजारत दाखिला में भी इस तरह शोबे हैं, ये आप राना सऊल्ला से इस हवाले से पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सियासत से बलातर हम जाकर वहाँ सऊदी जाते हैं। हम हज पर जब जाते हैं तो ये हज के सहूलियात जिस तरह हम आम पाकिस्तानी के लिए, इसी तरह तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत फराम करें, इसमें पार्टी का कोई अनुसार शामिल नहीं होता। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, तो क्या मैंने ये सहूलियात सिर्फ जमीयत उलमा वालों को दी हैं? पीटीआई वालों को भी दी है, पीपल्स पार्टी वालों को भी दी है, मुस्लिम लीग वालों की भी, क्योंकि जब हम हज जाकर रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिरी देते हैं, फिर हम आशिक रसूल की हैसियत से वहां जाते, अपने पार्टी की हैसियत से नहीं जाते। तो वहां अपने पार्टी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, वहां इश्क रसूल का मुजाहरा करना चाहिए। तो इस हवाले से हमारा देखो एक बात मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि ये हैरोयत हिलाल कमेटी ये एक आज़ाद इदारा है। इस हवाले से इस पर हम न रोब डालते हैं, न हम उसको गुलाम बना देते हैं। हम उनको जो है मुशावरत दे सकते हैं, क्योंकि ये आज़ाद, और इसमें तमाम मसालिक के हमारे जितने भी है उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। इस हवाले से आज़ाद है। और रोयत हलाल कमेटी का जो चेयरमैन है वो आपके लाहौर में रहता है, उनसे उन हवाले से पूछते हैं। हम उनको मराद भी देते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं और उनको उसके साथ मदद भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस पर कोई शक नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि तमाम पाकिस्तानी एक नेच पर आ जाए। मेहरबानी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसान की तरक्की में तजुर्बात अहम किरदार अदा करते हैं। हज के हवाले से उन्होंने कहा कि हज ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। न्यूज़ 6 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ शाहिद नसीम, मैं हूँ सदफ अली खान। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खबर से। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़े इक़दाम का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने जान बचाने वाली CPR तरबियत के लिए मुल्क भर में इनेकाद का फैसला किया है। इसी हवाले से मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। अवाम को इलाज मौलजी की म्यारी सहूलियात की फ्राहमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जान बचाने वाली CPR तरबियत की मुल्कगीर मुहिम इसकी पहली कड़ी है। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी के मुताबिक एमरजेंसी सूरत हाल में जान बचाने वाली बैनुल अक़वामी मेयार की ये तरबियत लाखों जिंदगियां बचाने में माविन साबित होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस तरबियत को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। सांस बहाल करने की इस खसूसी तरबियत के मुकम्मल लाहे अमल का ऐलान आइंदा हफ्ते होगा, जिसमें हर शहरी की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये इक़दाम गिलगित के इलाके वादी नीलतर में पेश आने वाले हालिया वाक़े के तनाजुर में किया गया, जिसमें सेहत के लिए आए डॉक्टर जोड़े ने एक कीमती इंसानी जान बचाई। इस्लाम की तालीमात भी यही हैं कि जिस शख्स ने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। गिलगित के करीब वादी नलतर में सियाह डॉक्टर और उसके शौहर ने डूबने वाले बच्चे को तिब्बी इमदाद के जरिए बचा लिया। इसी के हवाले से तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। मसीहाई इंसानी मेराज है। अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले डॉक्टर्स जो अहद करते हैं, इसकी एक अजीम मिसाल हाल ही में खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त देखने में आई, जब तफरीह की गर्ज से आया एक लड़का झील में डूबा तो इसकी जान बचाने के लिए मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लड़के को बेहोशी की हालत में झील से निकाला। मुल्तान की लेडी डॉक्टर कुरुतुलैन हाशमी और इनके शौहर भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने अपना पेशावराना फर्ज निभाते हुए इंसानियत की खिदमत की खातिर लड़के को बरवक्त तिब्बी इमदाद दी। दोनों मियां बीवी ने दिल की धड़कन और सांस को बहाल करने के लिए हंगामी तरीकाकार इस्तेमाल किया, जिससे लड़के की सांस बहाल हुई और एक माँ का बेटा उसे वापस मिला। पाकिस्तान के बारे में यूं भी मशहूर है कि हमारे यहाँ इंसानी फलाही और मदद का जज्बा तमाम जज्बात से बढ़कर है। डॉक्टर कुरुतुलैन ने भी ये साबित किया कि मसीहाई किसी भी सूरत में इंसानियत की मिराज है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है डॉक्टर अवैस नईम से। उनसे जान लेते हैं मजीद इस बारे में। वेलकम टू द प्रोग्राम। बताइएगा कि CPR क्या है और आम को ये सीखने की क्या ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान का दिल या सांस रुक जाए तो वो इब्तदाई मदद जिसके जरिए उनका दिल और सांस को दोबारा बहाल किया जा सके, वो कुछ मैन्यूवर्स होते हैं या वो प्रोसीजर जो आपको करना पड़ता है, उसको बेसिकली CPR कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि एक वाक़े ने जो है वो पूरी कौम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाक़या हुआ। उसके अंदर हमने देखा कि दो जो लोग हैं वो एक बच्चे को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मतलब अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि CPR के जरिए हमें पता चलता है कि उसकी सांस को वापस लाना है या दिल की धड़कन को हमने दोबारा से रीएक्टिवेट करना है, लेकिन एक आम आदमी को कैसे ये इल्म होगा कि इस नौजवान को या कोई भी जो शख्स उसके सामने है उसको CPR की ज़रूरत है? देखिए, इसका ये है कि इस टाइम पे अभी एक वाकया था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर दिया। यूजुअली जितने भी दिल के अरेस्ट या सांस का रुक जाना जो होता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो हॉस्पिटल के बाहर ही होता है। तो अगर आपकी जनरल पॉपुलेशन को इसके बारे में पता हो कि आपके वो बंदा जिसमें सांस रुक जाए या जिसकी दिल रुक जाए तो उसके अलामात क्या होंगे, और ऑन अ स्पॉट वो अगर उसको इनिशियल मेजरमेंट्स कर सके या इनिशियल तिब्बी इमदाद दे सके, जब तक वो लोग जो इसमें माहिर हो वो पहुंचते नहीं, तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, या वो बहुत मुफीद होता है। अलामात यही होते हैं कि जब आपका अचानक से आपके दिल की धड़कन अगर रुक जाए या सांस रुक जाए या बंदा चोक कर जाए या कुछ सांस की नाली में फंस जाए या डूब जाए, जिस तरह ये जो अभी केस हुआ है, उसमें आपका पेशेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, वो सांस नहीं ले रहा होता, रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को और मरीज को खतरे से निकाल के CPR के मैन्यूवर्स या छाती पे छलांग लगाना और सांस देने के मैयर्स शुरू करने होते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मेडिकल इमरजेंसी में CPR कितना मददगार साबित होता है? जी, मेडिकल इमरजेंसीज में आपके पास कार्डियक की, जब तक आपके पास वो लोग जो इसके
اس میں ماہر ہوں جو ایڈوانس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. انیشیلی آپ کا جتنا ٹائم پاس ہوگا اتنا آپ کا برین زیادہ ڈیمیج ہونے لگ جائے گا. جو انیشیل جو منٹس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سی پی آر ایکچولی آپ کی دل کی ایکٹیویٹی کو ممک کر رہا ہوتا ہے. ہم چھاتی پہ جو زور دے رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک خاص اسپیڈ سے دے رہے ہوتے ہیں جس سے بلڈ فلو برین کو جا رہا ہوتا ہے اور برین کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان این اٹیمپٹ کہ ہم دل کو واپس ریوائیو کر سکیں. تو جتنا زیادہ ہم یہ چیز کر پائیں گے ارلی اتنا بینیفیشیل ہوتا ہے اور اتنا ہی ریورٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ موسٹلی 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز یہ جب ہوگا تو یہ ہوگا آؤٹ سائڈ ہاسپٹل, اور جب تک کوئی ایسا بندہ جو سی پی آر کرنے پہنچے گا بہت ٹائم گزر چکا ہوگا, وہ مریض کی ٹائم پہ مدد نہیں ہو پائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا جن کو آپ فرسٹ کنٹری ممالک کہتے ہیں، وہاں کے اوپر جو ابتدائی طبی امداد ہے، عام آدمی کو اس کا شعور ہوتا ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، سکولز کے اندر اس طرح کے پروگرامز وغیرہ کیے جاتے ہیں، کالج لیول کے اوپر اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں، تاکہ جو ایک عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے اس کے پاس بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو چوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے یا اس کو سی پی آر کی ضرورت ہو یا وہ پانی میں اس کے جسم کے اندر پانی بھر جائے تو اس طرح کی وہ امداد اس کو دے سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں رہا ماضی کے اندر. اب جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ انیشیٹیوز ایک پراپر انیشیٹیو سٹارٹ کیا ہے، اس کے بعد اب دیگر اقدامات لیے جائیں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان اقدامات کو اور مزید اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ڈیولپ کنٹریز میں تو اس کی ایجوکیشن بڑی ارلی دے دی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ سی پی آر دینے کے لیے آپ کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو بیسک نالج سی پی آر یا بیسک لائف سپورٹ کی دے دی جائے تو ایک نان ڈاکٹر بننا بھی اتنا ہی افیکٹو سی پی آر کر سکتا ہے جتنا کہ ایک ڈاکٹر کرے گا. تو اگر یہ انیشیٹو ہو اور ارلی سے کریں تو آپ کے ارلی ریکگنیشنس ہوں اور ارلی سپورٹ ملے تو ڈیفینیٹلی اس مریض کے لیے جو ایسی سچویشن میں چلا جائے تو اس کی سروائیول کے چانسز امپروو ہوں گے. اگر ارلی سی پی آر کیا جائے تو وہ شو کرتا ہے کہ تقریباً 2 سے 3 گنا ہم ان کا چانس بڑھا دیتے ہیں کہ پیشنٹ ریوائیو ہوگا. صحیح، بہت شکریہ. ڈاکٹر اویس نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں وہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کچھ ڈیٹیلز تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فرسٹ ایڈ کی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو ابتدائی طبی امداد ہوا کرتی ہے، وہ لائف سیونگ ہو سکتی ہے اس طرح کے مراحل میں. اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ 2 جو ایک ڈاکٹر اور ان کے جو شوہر ہیں وہ انہوں نے ایک بچے کو بچانے کے لیے کوشش کی اور کافی دیر وہ اس کے اوپر محنت کرتے رہے، اس کو سی پی آر دیتے رہے، اس کا جو باڈی ہے اس کو پش کرتے رہے، اور آخرکار انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریوائیو کر لیا. اور یہ کسی بھی طور پہ ایک سے جو ہے وہ کم نہیں تھا. اور اسی حوالے سے جو حکومت نے انیشیٹو لیا ہے وہ بھی قابل دید ہے. مزید کچھ خبریں شامل کرتے ہوئے عوام کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب عوام آپ کا جھوٹا اور منافق چہرہ پہچانتے ہیں. سازش بیانیہ دفن ہونے کے بعد 25 مئی کا بھگوڑا اب اپنی دی ہوئی مہنگائی پر فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے. عمران خان کی احتجاج کی کال پر رد عمل میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام ملکی مفاد کو چند ہیروں کے عوض بیچنے اور جھوٹے فتنہ، منافق اور چور کی کال پر کیوں نکلے. انہوں نے کہا کہ عوام 4 سال مزدور کی مزدوری اور عوام کی روٹی کھانے والے کی کال پر کیوں نکلے. مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کے ذمہ داروں کی کال پر عوام کیوں نکلے. انہوں نے کہا کہ 4 سال مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں اور اقتدار میں IMF سے کمزور معاہدہ کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں نکلے. وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ آٹا 35 سے 90 روپے اور چینی 52 سے 120 روپے کرنے والوں کی کال پر عوام نہیں نکلے گی. ان کا کہنا تھا کہ عوام خونی مارچ کی کال دینے والوں اور پولیس والوں کو گولیاں مارنے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر غیر قانونی کام کرنے والوں کے ساتھ عوام کیوں نکلے. عوام ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ کیوں نکلے. انہوں نے کہا کہ عوام ملک کو تاریخی مقروض کرنے والوں اور کشمیر فروشوں کے ساتھ کیوں نکلے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت ملک کی معاشی سمت درست کر رہی ہے، کوئی خونی اور فسادی احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت اور چراغ تلے اندھیرا کے مصادق عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال تو دے ڈالی، مگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کی عوام سے ناانصافیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. شعبہ صحت اور تعلیم صوبے میں زبوحالی کا شکار ہے. صوبے کے استادوں میں بے چینی کا یہ عالم ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایڈ ہاک پر کام کرنے والے ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے اساتذہ بنی گالہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرے کے لیے پہنچ گئے. تحریک انصاف کے ڈنڈا بردار کارکنوں اور اساتذہ کے درمیان جھگڑا بھی ہوا، تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو کر لیا. بڑی تعداد میں بنی گالہ چوک پہنچنے والے ایڈ ہاک اساتذہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ 4 سالوں سے خیبر پختونخوا میں کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں. عمران خان اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہمارے مطالبات پر توجہ دے رہی ہے. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا
کہ بنی گالہ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہم کئی روز سے پشاور میں بھی احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین خیبر پختونخوا حکومت سے ریگولرائزیشن، تاریخ تقرری سے سینیورٹی اور سالانہ انکریمنٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ پر دھرنا بھی دیں گے۔ شہباز حکومت کو اقتدار سنبھالتے ہی بڑے مسائل کا سامنا رہا۔ معیشت کو بحرانوں کی دلدل سے نکالنے کا چیلنج قبول کیا۔ عالمی محاذ پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی پابندیوں کا مسئلہ۔ پاکستان نے تمام 34 شرائط پر عمل درآمد کر دکھایا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر مملکت کی مؤثر لابنگ، وزارت خارجہ اور دیگر ملکی اداروں کی شاندار حکمت عملی۔ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے پر آمادہ۔ فائنینشل ٹاسک فورس کی پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ پاکستان کی جیت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا ہے اور FATF کی گرے لسٹ سے متعلق شرائط مکمل ہونے کے اعلان پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے گفتگو میں کہا کہ کور سیل میں شامل سول ملٹری قیادت اور ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ پاکستان کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے ہر فرد پر قوم کو فخر ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ٹیلی فون کیا اور FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلنے کے عمل میں کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کو بھی ٹیلی فون کیا اور وزیر خزانہ، وزیر مملکت خارجہ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے پاکستان کی طرف سے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلان کی تکمیل کے متفقہ اعتراف کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی FATF ٹیم کی محنت کی وجہ سے دونوں ایکشن پلانز کی تمام تکنیکی ضروریات کو کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ قومی کوششوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کی مکمل ہم آہنگی کا نتیجہ تھا۔ وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ FATF کی پلینری کی جانب سے پاکستان کے دورے کی اجازت دینے کا اعلان خوش آئند پیش رفت ہے۔ حکومت معیشت کو مضبوط بنانے اور مالیاتی شعبے میں اصلاحات کے اس مثبت انداز کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے اہداف کی تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو دانشمندانہ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے تنہا کیا گیا تھا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات سے پاکستان کی معیشت پر مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ قومی قیادت متفقہ فیصلوں سے پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکال رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا ملکی معیشت میں پائیدار استحکام اور عالمی سطح پر معاشی حوالے سے ساتھ میں بہتری کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ 2018 میں پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ میں جانے کے بعد ملکی معیشت میں براہ راست اور پورٹ فولیو سرمایہ کاری کو شدید دھچکا لگا۔ اس کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کو بھی پاکستان کے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں مشکلات کا سامنا رہا۔ گرے لسٹ کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی تاجروں کو کڑی نگرانی سے ادائیگیوں میں تاخیر کا سامنا اور لاگت میں اضافہ ہوا، جس سے برآمدی شعبے کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ ریاستی اداروں کی 4 سال کی انتھک محنت اور کوششوں سے پاکستان نے FATF کی تمام 34 شرائط پر عمل درآمد کر کے پوری دنیا کے سامنے دہشت گردوں کو سرمایہ کی روک تھام اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کا عملی ثبوت دیا۔ FATF ٹیم کے اکتوبر میں دورے کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ سب سے بڑا جو پاکستان کو فائدہ ہے وہ تو ایک پرسیپشن کریکشن ہے، جو امیج بلڈنگ ہے پاکستان کی، کہ ایک ٹیبو اور سٹگما جو اٹیچ تھا پاکستان کے ساتھ کہ شاید اس کے لاس ڈیفیشینٹ ہے، منی لانڈرنگ یہاں سے ہو سکتی ہے یا ٹیررزم فنانسنگ ہو سکتی ہے، تو اس دبے کا جو اترنا ہے وہ بذات خود اس کے معاشی
बहुत अफादियत है। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान रकूम की मुंतकली में कड़ी निगरानी का सामना न करने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा। व्हाइट लिस्ट में शामिल होने से गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान की मईशत पर इत्माद बढ़ेगा। IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत कई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी फैटफ के रुकन हैं। ग्रे लिस्ट से निकलना इन इदारों से सरमाए के हसूल में मुआवन होगा। IMF का एक प्रायर कंडीशन है, उसका एक स्ट्रक्चर बेंचमार्क था कि पाकिस्तान जो है वो फाटफ की ग्रे लिस्ट से एग्जिट हो, तो पाकिस्तान ने वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पे अपना पूरा कर। स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारी में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रकूम की बाआसानी मुंतकली से बरामदी शोबे की कारकर्दगी बेहतर होने से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। इसके साथ तबादले की शरह पर दबाव में कमी और महंगाई पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट के उमूर को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। वज़ीर आला ने चोलिस्तान में शेड्स में एयर कूलर लगाने और नहर से चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के ऑप्शन पर गौर करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से न सिर्फ पानी की किल्लत दूर होगी बल्कि खेती बाड़ी को भी फ़रोग़ मिलेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में जारी बहरान से निपटने के लिए पंजाब में भी सोमवार से बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। शादी हॉल्स 10 बजे, रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे बंद होंगे। तफसीलात के लिए लाहौर से सादिक बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। हमजा शहबाज के ऐलान के मुताबिक सूबे में तवानाई की बचत के लिए बाजारों की बंदिश के फैसले से फार्मेसी, बेकरियों और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा, जबकि हफ्ते को कारोबारी औकात में खसूसी रियायत दी जाएगी। ईद उल अज़हा की खरीदारी के औकात कार का ताजर बिरादरी से मुशावरत के बाद अज़सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मेट्रो कैश एंड कैरी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, गुलबर्ग, फोर्ट स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, हफीज सेंटर और अनारकली समेत 63 मार्केटें बंद होंगी। ऐलान के तहत तवानाई बचत मुहिम के लिए सूबे भर में रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज्यादातर ताजर तंजीमों और चैम्बर्स ने हुकूमती फैसले की भरपूर तायद का ऐलान किया है और इसे तवानाई बचत का बेहतर फैसला करार दिया है। जी, ये जो लाइटें मार्केटें बंद हो रही हैं, ये अच्छी बात है। ये बिजली के बेहतरी के लिए और आवाम को बिजली की सहूलत के लिए किए जा रही हैं। हुकूमत ने भी अच्छा फैसला किया है कि इस तवानाई के बहरान से बचने के लिए अगर ये 9 बजे मार्केट्स वगैरह बंद कर रहे हैं तो हमें भी हुकूमत का साथ देना चाहिए और इस फैसले को उनका खैर मकदम करना चाहिए। इससे एक तो बिजली में क्या नाम है 24 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कमी आएगी। इसमें किसी भी पार्टी का कोई फायदा नहीं है, ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए है। मुल्क में तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत इस फैसले से न सिर्फ तवानाई की बचत होगी बल्कि दिन की रोशनी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल भी होगा। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर RCCI मिर्जा नासिर। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि मुल्क भर में जारी बहरान से निपटने के लिए जो है वो मार्केट की टाइमिंग स्पेसिफाई कर दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये जो परेशानी है वो खाली गवर्नमेंट के लिए नहीं है, इसमें हम सबका भी रोल है कि हम इस सब में जो हमारे कंट्रीब्यूशन है और ख़ास तौर के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं बिजनेस कम्युनिटी का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने CM साहब के इस डिसीजन के ऊपर लब्बैक कहते हुए इन तमाम चीज़ों के ऊपर कहा है। ज़ाहिर अगर ये एनर्जी के मसाइल ख़त्म होंगे तो उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचेगा और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों के अंदर जो मुश्किलात है, जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, उससे इंडस्ट्री चलने के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें आसानी पैदा होगी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है ये एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है पाकिस्तान को लेकर। तो इसके लिए एक सतह के ऊपर तो ये किया जा रहा है कि बिजली की बचत करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए जो वक्त है उसको टाइम कंट्रोल किया गया है, मुख्तस किया गया है वक्त को। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सोलर है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, उसके ऊपर टैक्सेस कम किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एनर्जी के मुतबादिल के तौर पर या एनर्जी को सेव करने के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन को जो पावर है वो प्रॉपर देने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है?
हम समझते हैं क्योंकि ये हमारा मुतालबा गुज़िश्ता गवर्नमेंट के साथ भी रहा था। रावलपिंडी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने ये पहले भी एक सजेशन गवर्नमेंट को दी थी कि आइंदा के लिए जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन, खासतौर पर जो डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन है, 5 मरले या 10 मरले का घर जो कोई भी बनाता है, उसके लिए ये सोलर इंस्टॉलेशन पैनल की पाबंदी जो सी वो लाजिम दे, और इस सिलसिले में बैंकों को पाबंद करें कि वो इन तमाम लोगों को आसान एक साथ के ऊपर आसान कर्जों के ऊपर आसान शरह सूद के ऊपर वो कर्जा अदा करें, ताकि इससे गवर्नमेंट का जो लोड है वो कम से कम हो और लोग हर जो डोमेस्टिक है कम से कम अपनी बिजली खुद जनरेट करें। और उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि जब गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम होगा, जो गवर्नमेंट को IPP से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, गवर्नमेंट जब एक जिससे सोलर जिन्होंने घर पर लगाया था उनसे जब बिजली लेती है उसमें और जो गवर्नमेंट का रेट है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। उससे दो किस्म के फायदे होंगे, एक तो गवर्नमेंट में लोड कम होने के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो आप इंडस्ट्री को देंगे, ताकि इंडस्ट्री का जो पहिया है वो बेहतर तौर पे चल पाएगा। और गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इस पे सेल टैक्स खत्म किया सोलर के ऊपर, ये गवर्नमेंट का बहुत ही खुश आइन कदम है। और हम समझते हैं कि इससे जो आने वाले वक्तों के अंदर आपकी जो क्राइसिस है एनर्जी के, उसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगी। अच्छा मिर्जा साहब, दो और चीज़ें हैं जिन पे मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए और हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए अगर कुछ रोशनी डाल सकें। एक तो ये कि जब टाइम को कंट्रोल किया गया कि आपने इस वक्त से इस वक्त तक जो है वो इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद मार्केट्स को बंद करना है, तो जो हमारी ताजिर बरादरी है वो भी कॉपरेट कर रही है, तो जो ताजिर बरादरी है वो इससे किस हद तक मुस्तफीद होगी या क्या असरात जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ेंगे? एक ये चीज़। सेकेंडली, जब कम्युनिकेट किया जा रहा है ताजिर बरादरी के साथ और ये भी कहा गया कि जब आगे ईद आएगी या कोई और ओकेजन्स आएंगे तो उसके ऊपर आपको जो है ये इसके अंदर जो है वो कुछ लीनियंसी भी दी जाएगी और हम टाइम को है वो चेंज भी कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है ताजिर बरादरी के दरमियान में और फिर उसके साथ हुकूमत का? मैं समझता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट के साथ साथ जो ताजिर बरादरी ने इसके ऊपर जो डिसीजन लिया है और जो ताजिर बरादरी ने इस खुश आइन इक़दाम के ऊपर अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है, ये ताजिर बरादरी को भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। क्योंकि देखें ये अगर जो इस टाइम अलमिया है ये मुल्क का, ये हम सब के लिए, खाली ताजिर बरादरी या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हम सब के लिए है। और जिस तरीके से अगर टाइम की पाबंदी करेंगे उसका ये एडवांटेज होगा कि आपके पास जो भी एनर्जी बचेगी वो आपके घरों में और आपकी इंडस्ट्री में काम आएगी। दूसरी चीज़ जो आपने फरमाई कि मतलब इसका जो बेनिफिट है, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वीकेंड्स के ऊपर भी जिस टाइम CM पंजाब ने कहा है कि इंशाल्लाह वो रिलैक्सेशन देंगे और ख़ासतौर पे आने वाले दिनों में ईद के ऊपर भी ताजिर बरादरी को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपनसेट किया जाएगा, जिससे जो भी खुदा न खास्ता अगर इनके कारोबारी चीज़ों के अंदर कोई नुकसानात हो रहे होंगे तो वो भी ईद के दिनों में उनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, वज़ीर तवानाई 4 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। हवाई अड्डे पर बैनुल अक़वामी उमूर के बारे में नायब वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली फ़हाकियान ने वफ़ाक़ी वज़ीर का इस्तक़बाल किया। खुर्रम ज़फ़ीर खान अपने दौरे में ईरान से बिजली दरामद करने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक नाअहल हुकूमत के बायस तरक्की का अमल रुक गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बहरानों से निकल आएगा। सवात में राहत कोट ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि साबिक हुकूमत के बायस मुल्क के कर्जों में कई गुना इजाफा हुआ। नाअहल इमरान खान ने कर्जे लेकर IMF माहिदों पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस अवाम को होने वाली मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ता आटा फराहम किया। उन्होंने कहा कि अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राहत कोट ग्रिड स्टेशन से पूरे इलाके को बिला तातुल बिजली मिलेगी। मुल्क में तवानाई की बचत के लिए हुकूमती सतह पर अहम इक़दाम लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से इक़दाम का आगाज कर दिया है। दुनिया भर में मार्केटें शाम से पहले ही बंद हो जाती हैं, मगर पाकिस्तान में रात गए तक बाजार खुले रखने और दिन के वक्त देर से बेदार होने का मनफी रुझान फरोग पा चुका है, जिसकी हौसला शिकनी अब वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। वफाकी हुकूमत तजारती खसारे की बड़ी वजह पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी के लिए पहले ही बास फैसले कर चुकी है। अब बिजली की बचत के लिए मजीद इक़दाम दिए गए हैं। दिन के औकात में काम के रुझान को फरोग देने और सूरज की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए बाजार और मार्केटें रात देर तक खुली रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ کاروبار کے اوقات دن کی روشنی تک محدود کرنے سے جہاں بجلی کی بچت ہوگی وہیں آمد و رفت کم ہونے سے پیٹرول کے استعمال میں بھی کمی ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بازار اور شاپنگ سینٹر رات 9 بجے، شادی ہال 10 بجے جبکہ کلب اور کیفے 11:30 بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بچت کی مہم اسی وقت کامیاب بنائی جا سکتی ہے جب عوام پورا تعاون کر کے وطن سے محبت کا ثبوت دیں۔ پنجاب حکومت نے بھی کاروباری مراکز رات 9 بجے، ریسٹورنٹ 11:30 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے تک بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ سندھ میں بازار رات 9 بجے، شادی ہال 10:30 بجے جبکہ ہوٹل 11 بجے تک بند کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام قومی مفاد کی اس مہم میں حصہ ڈالنے کے لیے حکومتی اعلان کے منتظر ہیں۔ ناظرین، دنیا کے 3/4 سے زیادہ ممالک میں پیٹرول کی قیمت پاکستان کی نسبت زیادہ ہے۔ ماضی کی حکومت کے IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ اسی حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف اپنی رپورٹ میں۔ عمران خان کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے اور مرحلہ وار عوام کو فراہم کی جانے والی سبسڈی کو ختم کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں صارفین کو فی لیٹر پیٹرول 233.89 روپے میں دستیاب ہے۔ اس مقابلے میں خطے کے دیگر ممالک سری لنکا میں پیٹرول کی قیمت 244.83 روپے، انڈونیشیا میں پیٹرول کی قیمت 248.25 روپے، بھارت میں پیٹرول کی قیمت 260.16 روپے، بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت 287.33 روپے، ترکی میں پیٹرول کی قیمت 335.48 روپے اور ہانگ کانگ میں پیٹرول کی قیمت 628.81 روپے ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ کئی ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دنیا بھر کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، بنگلہ دیش اور بھارت میں مونسون کی بارشوں سے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے، جس کے باعث 59 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 60 لاکھ افراد پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں 2004 کے بعد آنے والا بدترین سیلاب ہے۔ سیلاب سے علاقے میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے کیونکہ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع سانام گنج سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ملک کے دوسرے حصوں سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ علاقے میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے جو امدادی سرگرمیوں میں اس وقت مصروف ہے۔ دوسری جانب بھارت کی ریاست آسام میں بھی امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، جہاں حالیہ بارشوں میں 62 افراد ہلاک اور 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہیں پر آپ کو بتائیں کہ چین کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں سے نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے، اور کچھ موسم کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل جو ہیں وہ جم کر برس رہے ہیں، جس کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے اور گزشتہ دنوں سے جاری شدید گرمی کی لہر میں کمی پر شہریوں نے سکھ کا سانس بھی لیا ہے۔ گزشتہ رات وقفے سے ہونے والی بارش نے جلد ہلیک کر دیا۔ مونسون بارشوں کے حوالے سے متعلقہ اداروں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد امنان۔ جڑواں شہروں میں کالے بادلوں نے خوب می برسایا، جس کے باعث گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی۔ تمام رات بارش وقفے سے گرج چمک کے ساتھ جاری رہی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور تیز ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ حاصل پور، ملتان، منڈی بہاؤالدین، لودھراں، چیچا وطنی، شیخو پورہ، اٹک، لیا، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد اور بنو میں وقفے سے بارش جاری رہی، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارشوں کے باعث سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے ڈائریکٹر CDA، AC انڈسٹریل اور AC سیکریٹریٹ کے ہمراہ I8، فرانس کالونی، کورنگ نالہ اور ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب سے گزرنے والے برساتی نالوں کا دورہ کیا۔ افسران نے ان علاقوں میں سے گزرنے والے نالوں میں پانی کے بہاؤ اور صفائی کے لیے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ شہری آبادی میں سے گزرنے والے نالوں کی صفائی اور چوڑائی کے لیے مشینری استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ NDMA نے بھی متعلقہ اداروں کو بارشوں کے بعد ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمد امنان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اسکردو شہر سمیت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں سے ہلکی برفباری کی اطلاعات ہیں، جس سے علاقے میں خنکی بڑھ گئی ہے۔
खराब मौसम के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाजें भी मनसूख हुई हैं। आजाद कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने इजहार तशक्कुर किया है। इसी हवाले से देखते हैं अदील अहमद खान की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद तवील अरसे से जारी खुश्क, गर्म और हफ्ज़दा मौसम का राज खत्म हुआ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। शदीद गर्मी से मुरझाए हुए पेड़ पौधे भी निहाल होकर झूमने लगे। खुश्क होते हुए चश्मों पर भी नई जिंदगी के आसार नमूदार होने लगे। दरियाओं और नदी नालों में एक बार फिर पानी की फरावानी होने लगी। लाख लाख शुक्र है कि ये बारिशें हुई हैं, तो इससे हमारी जो मकई की फसल है, फसल रबी जो है, इसका जो है ना वो भी काश्त होगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बारिशें जो है इसमें हमारी जो फसल है इसके लिए बेहतरी है। मौसम की इस खुशगवार अंगड़ाई को शहरियों ने भी खुश आमदीद कहा और सैरगाहों की रौनकें बहाल होने लगीं। शदीद गर्मी के सताए शहरी पुरफजा मकामात पर पहुंचकर बदलती रुतों से जी भरकर लुत्फ उठा रहे हैं। 10-15 दिन पहले तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो बारिशें हुई हैं 2 दिन, इसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और काफ़ी चेंज आया है, ठंडक सी महसूस होने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद रोज में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शाहिद नसीम और सदफ अली खान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए BTV न्यूज़।